हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 1 के पेपर 4 का सॉल्व्ड मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर 4 है चीन और जापान का इतिहास 1840 से 1900 ईस्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपके पेपर का समय होता है 2 घंटे का और अधिकतम अंक होता है 75 अंक का। आपके पेपर में सबसे पहले एक नोट दिया होगा। देखते हैं कि नोट क्या लिखा रहता है। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और साथ ही एक निर्देश भी दिया रहता है, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पूरा मॉडल पेपर देख लेंगे, उसके क्वेश्चंस देख लेंगे कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार मॉडल पेपर है। सबसे पहले आता है आपका खंड आ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहले एक नोट दिया होता है। इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होता है। खंड आ होता है टोटल आपका 9 नंबर का। इसमें से सिर्फ आपको 3 ही उत्तर देने होते हैं और 5 प्रश्न रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 5 प्रश्न में से पहला कौन सा है। पहला है, मंचू शासन के अधीन चीन की विशेषताएं बताइए। दूसरा है, प्रथम अफीम युद्ध के कारण क्या थे। तीसरा है, टोकुगावा शोगुनेट का अंत कब और कैसे हुआ। चौथा है, मीजी पुनरुद्धार का मुख्य उद्देश्य क्या था। और 5वां है, चीन में बॉक्सर विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। फ्रेंड्स, हम अभी इसके आंसर बाद में देखेंगे, पहले इसका मॉडल पेपर पूरा देख लेते हैं। आपका दूसरा खंड होता है खंड बा, दूसरा सेक्शन होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का। इसमें भी सबसे पहले आपको एक नोट दिया रहेगा। इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको टोटल 7 प्रश्न दिए रहते हैं और उनमें से सिर्फ आपको 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 225 शब्द है। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 225 शब्दों में देना होता है और ये खंड पूरा आपका होता है 36 नंबर का। चलिए देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, चीन में विदेशी व्यापार के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। दूसरा है, द्वितीय अफीम युद्ध के प्रमुख कारण और उसके परिणाम क्या थे। तीसरा है, जापान के साथ विदेशी संधियों के प्रमुख प्रावधान क्या थे। चौथा है, मीजी पुनरुद्धार के दौरान जापान में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। 5वां प्रश्न है, चीन में साम्राज्यवादी सहकारी नीति 1860 से 1895 का प्रभाव क्या था। लघु उत्तरीय का छठा प्रश्न है, कोरियाई प्रश्न और चीन जापान युद्ध के बीच का संबंध बताइए। और 7वां प्रश्न है, खुले दरवाजे की नीति के प्रति अमेरिकी रवैये का वर्णन करें। फ्रेंड्स, आपका तीसरा खंड रहेगा खंड सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी सबसे पहले आपको एक नोट दिया रहेगा। इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्द है। इस खंड में केवल आपको 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं और 4 प्रश्न होते हैं। टोटल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं 475 शब्दों में। और ये खंड आपका रहता है पूरा 30 अंक का। चलिए देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध के कारणों और परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। दूसरा प्रश्न है, जापान में टोकुगावा शोगुनेट के अंत और मीजी पुनरुद्धार के बीच के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का वर्णन करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का
तीसरा प्रश्न है 19वीं सदी के अंत में चीन की स्थिति और उसमें हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करें। और चौथा प्रश्न है चीन में 100 दिन के सुधार की विफलता के प्रमुख कारणों और परिणामों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका पूरा पेपर होता है 16 प्रश्नों का, जिसमें से आपको दीर्घ उत्तरीय के 2 प्रश्न 475 शब्द में, लघु उत्तरीय के 4 प्रश्न 225 शब्दों में और अति लघु उत्तरीय के 3 प्रश्न 50 शब्दों में देने होते हैं। चलिए अब इसका सॉल्व में मॉडल पेपर भी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका देख लेते हैं सॉल्व मॉडल पेपर। अभी क्वेश्चन जो हमने ऊपर देखे हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप जब भी एग्ज़ाम दें तो हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें तो हो सके अधिक से अधिक हेडिंग्स का यूज़ करें, क्योंकि जब आप हेडिंग्स का यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर पर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपको अच्छे नंबर दे देता है। और जितना हो सके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करें, ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपको हाँ उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से ज्ञान है और एग्जामिनर इससे आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न था मंचू शासन के अधीन चीन की विशेषताएं बताइए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या होगा? मंचू के अधीन चीन की विशेषताएं। पहली विशेषता है केंद्रीय शासन। मंचू शासन के दौरान चीन में एक सशक्त केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है, फिर भी मैंने इसमें हेडिंग्स का यूज़ किया है। अब इनको पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, 1 2 3, बिना हेडिंग के भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में ज़रूर हेडिंग्स का यूज़ करिएगा। तो चलिए दूसरा विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है नवीन प्रशासनिक ढांचा। मंचू शासकों ने प्रशासनिक तंत्र में सुधार करते हुए इसे अधिक संगठित और कुशल बनाया। तीसरी विशेषता है चीन की विस्तारवादी नीति। मंचू काल में चीन का भू क्षेत्र विस्तार हुआ, जिसमें तिब्बत, मंगोलिया और सिनजियांग शामिल हुए। चौथी विशेषता है सांस्कृतिक संरक्षण। मंचू शासकों ने चीनी संस्कृति, परंपराओं और कन्फ्यूशियस सिद्धांतों को संरक्षण दिया। पांचवा है विदेशी व्यापार। प्रारंभिक मंचू काल में चीन का विदेशी व्यापार सीमित था, लेकिन बाद में यूरोपीय शक्तियों के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ा। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रथम अफीम युद्ध के कारण क्या थे? चलिए देखते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध के कौन कौन से कारण थे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रथम अफीम युद्ध के कारण। पहला कारण है अफीम व्यापार। ब्रिटिश व्यापारी चीन में अवैध रूप से अफीम का व्यापार कर रहे थे, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा कारण है चीन का विरोध। चीन ने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे जब्त कर नष्ट करना शुरू किया, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। तीसरा कारण है ब्रिटिश हस्तक्षेप। व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचने के कारण ब्रिटेन ने चीन के इस कदम का विरोध किया और अपनी सेना भेज दी। चौथा है व्यापारिक असंतुलन। चीन द्वारा चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे उत्पादों की उच्च मांग के कारण ब्रिटेन के साथ व्यापारिक असंतुलन बना हुआ था, जिसे ब्रिटेन अफीम के व्यापार से संतुलित करना चाहता था। तीसरा प्रश्न है टोकुगावा शोगुनेट का अंत कब और कैसे हुआ? चलिए इसका आंसर देखते हैं। टोकुगावा शोगुनेट का अंत 1868 में हुआ।
इसका अंत मीजी पुनर्स्थापन मीजी रेस्टोरेशन के कारण हुआ, जो जापान के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का दौर था। इस अवधि के दौरान सम्राट मीजी ने शोगुनेट से सत्ता वापस लेकर देश का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। टोकुगावा शासन के खिलाफ बढ़ती असंतुष्टि, विदेशी शक्तियों के दबाव और आर्थिक समस्याओं के कारण जापान में विभिन्न सामंती प्रभुओं और सम्राट के समर्थकों ने टोकुगावा शोगुनेट को उखाड़ फेंकने का आंदोलन चलाया। 1867 में अंतिम शोगुन टोकुगावा योशिनोबु ने सत्ता त्याग दी और 1868 में सम्राट मीजी को शासन वापस कर दिया गया। इस प्रकार शोगुनेट का अंत हुआ था। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, मीजी पुनरुद्धार या पुनर्स्थापन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मीजी पुनरुद्धार का मुख्य उद्देश्य जापान को एक मजबूत, आधुनिक और पश्चिमी देशों के समान विकसित राष्ट्र बनाना था। इसका उद्देश्य देश की पारंपरिक सामंती व्यवस्था को समाप्त कर केंद्रीकृत सरकार की स्थापना करना था, जिससे राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिक सैन्य शक्ति विकसित करना, शिक्षा में सुधार करना और पश्चिमी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अपनाना भी इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, ताकि जापान पश्चिमी देशों के उपनिवेशवाद से बच सके और वैश्विक शक्ति बन सके। पांचवा प्रश्न है, चीन में बॉक्सर विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? चलिए देखते हैं कि चीन में बॉक्सर विद्रोह किस कारण से हुआ था। पहला कारण है विदेशी हस्तक्षेप। चीन में बढ़ते हुए विदेशी हस्तक्षेप, मिशनरियों के प्रभाव और अन्यायपूर्ण संधियों से लोगों में असंतोष बढ़ा, जिससे चीन में बॉक्सर विद्रोह उत्पन्न हुआ। ठीक है। दूसरा है धार्मिक असहिष्णुता। चीनी लोग ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाए जा रहे धर्मांतरण से असंतुष्ट थे, जिसे वे अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं पर हमला मानते थे। तीसरा कारण है आर्थिक कठिनाइयाँ। विदेशी व्यापारियों और संधियों के कारण चीनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, जिससे किसानों और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण चीन में बॉक्सर विद्रोह उत्पन्न हुआ। चौथा कारण है राष्ट्रवादी भावना। विदेशी शक्तियों के बढ़ते प्रभुत्व के कारण चीनी जनता में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह की भावना मजबूत हुई। अगला प्रश्न है छठा नंबर। ये मॉडल पेपर में नहीं था अभी, और मैंने इसको अभी ऐड किया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर। ताइपिंग विद्रोह कब हुआ था? ताइपिंग विद्रोह 1850 से 1864 तक चला। यह विद्रोह चीन में किंग राजवंश के खिलाफ एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभरा, जिसका नेतृत्व हांग झुइकान ने किया। ताइपिंग विद्रोह चीन के इतिहास में सबसे गंभीर और विनाशकारी विद्रोहों में से एक माना जाता है, जिसमें अनुमानित 20 से 30 मिलियन लोग मारे गए। आइए अब बढ़ते हैं हम दूसरे खंड की ओर। खंड बा। खंड बा है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, चीन में विदेशी व्यापार के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं कि चीन में विदेशी व्यापार के कौन कौन से प्रभाव थे। चीन में विदेशी व्यापार का प्रभाव व्यापक और गहरा था, जिसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित किया। इसे बेहतर समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। चीन में विदेशी व्यापार के प्रभाव में पहला प्रभाव है आर्थिक प्रभाव। आइए देखते हैं कि आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत कौन कौन से कारण आते हैं।
अफीम का व्यापार, पहला है अफीम का व्यापार। विदेशी व्यापार का सबसे विनाशकारी प्रभाव अफीम व्यापार के रूप में देखा गया। ब्रिटिश व्यापारी अफीम को अवैध रूप से चीन में लाकर भारी मात्रा में बेचने लगे, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा है स्थानीय उद्योगों का पतन। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संधियों के बाद चीन में सस्ते आयातित वस्त्र और औद्योगिक सामानों का प्रवेश हुआ, जिससे स्थानीय कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों को भारी नुकसान हुआ और अनेक पारंपरिक उद्योग बंद हो गए। तीसरा आर्थिक प्रभाव है भूमि की कीमत में वृद्धि। अफीम और अन्य व्यापारिक वस्तुओं की मांग के चलते किसानों को अपनी उपज बेचने में कठिनाई होने लगी, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और भूमि की कीमत में वृद्धि हुई। चीन में विदेशी व्यापार का दूसरा प्रभाव है राजनीतिक प्रभाव। पहला राजनीतिक प्रभाव है अन्यायपूर्ण संधियां। चीन को विदेशी शक्तियों के साथ अन्यायपूर्ण संधियां करनी पड़ी, जैसे कि नानकिंग संधि 1842 में हुई थी और टियानजिन संधि 1858। इन संधियों के तहत चीन को अपनी बंदरगाहें विदेशी व्यापार के लिए खोलनी पड़ी, जिससे उसकी संप्रभुता कमजोर हो गई। दूसरा राजनीतिक प्रभाव है क्षेत्रीय नियंत्रण। व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी शक्तियों ने चीन के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इससे चीन का राजनीतिक नियंत्रण कमजोर हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व बढ़ गया। तीसरा राजनीतिक प्रभाव है बॉक्सर विद्रोह। विदेशी व्यापार और हस्तक्षेप के खिलाफ चीनी जनता में असंतोष बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 1899 से 1901 के बीच बॉक्सर विद्रोह हुआ। हालांकि इस विद्रोह को विदेशी ताकतों द्वारा दबा दिया गया, लेकिन इससे चीन में राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। चीन में विदेशी व्यापार के प्रभाव में तीसरा प्रभाव है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। आइए देख लेते हैं पहला सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव कौन सा है। धार्मिक हस्तक्षेप। विदेशी मिशनरियों ने चीन में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे चीनी संस्कृति और पारंपरिक धर्मों के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसे चीनी लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान पर खतरे के रूप में देखने लगे, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा। दूसरा प्रभाव है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। विदेशी व्यापार के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति, शिक्षा और जीवन शैली चीन में प्रवेश करने लगी। हालांकि इससे आधुनिक शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, लेकिन पारंपरिक चीनी मूल्यों और मान्यताओं को चुनौती भी मिली। आइए अब चीन में विदेशी व्यापार का चौथा प्रभाव देख लेते हैं। चौथा प्रभाव है कृषि पर प्रभाव। विदेशी व्यापार के कारण किसानों को नकदी फसलों की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा, ताकि वे विदेशी वस्तुएं खरीद सकें। किसानों पर करों का बोझ बढ़ता गया, क्योंकि किंग सरकार को विदेशी शक्तियों को संधियों के तहत आर्थिक मुआवजे का भुगतान करना पड़ता था। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वे गरीबी के दलदल में फंस गए। पांचवा प्रभाव है राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद का प्रभाव। विदेशी व्यापार और हस्तक्षेप के कारण चीनी समाज में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। लोगों को लगा कि विदेशी शक्तियां चीन का शोषण कर रही हैं और उसे कमजोर बना रही हैं। इस कारण से चीन में सुधारवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों का विकास हुआ, जिनका उद्देश्य विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति और चीन की संप्रभुता की पुनर्स्थापना करना था। चलिए अब इसके बाद हम निष्कर्ष देख लेते हैं। ये हमारा निष्कर्ष है। याद रखिएगा कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में
आंसर देने के बाद कम से कम 4 से 5 लाइन का निष्कर्ष जरूर लिखना है। इससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपको नंबर भी अच्छे देता है। तो चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार चीन में विदेशी व्यापार का प्रभाव बहुत व्यापक था, जिसने आर्थिक कमजोरियों, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असंतोष और सांस्कृतिक टकराव को जन्म दिया। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी थे, जैसे कि आधुनिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी का प्रवेश, लेकिन कुल मिलाकर इसका प्रभाव चीन के लिए विनाशकारी और समाज को विखंडित करने वाला साबित हुआ। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, तृतीय अफीम युद्ध के प्रमुख कारण और परिणाम क्या थे? तो चलिए जानते हैं कि द्वितीय अफीम युद्ध के कारण कौन कौन से थे और परिणाम कौन से थे। द्वितीय अफीम युद्ध चीन और ब्रिटिश फ्रांस गठबंधन के बीच हुआ, जिसके प्रमुख कारण और परिणाम ने चीन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला। इसे तीर संधि युद्ध या एरो युद्ध भी कहा जाता है। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीर संधि युद्ध या एरो संधि किसे कहते हैं, या द्वितीय अफीम युद्ध की जगह पर तीर संधि युद्ध या एरो संधि युद्ध के प्रमुख कारण और परिणाम क्या थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय अफीम युद्ध को तीर संधि युद्ध या एरो युद्ध भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आइए इसके प्रमुख कारण और परिणामों को विस्तार से समझते हैं। द्वितीय अफीम युद्ध के प्रमुख कारण, सबसे पहले कारण देख लेते हैं। द्वितीय अफीम युद्ध का पहला कारण है पहली अफीम युद्ध की अपूर्ण संधियां। पहले अफीम युद्ध के बाद 1842 में नानकिंग संधि हुई थी, जिसने चीन को व्यापारिक बंदरगाह खोलने, हर्जाना देने और व्यापारिक रियायतें देने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस संधि में कई ऐसी स्थितियां थीं जिनसे ब्रिटिश और अन्य विदेशी शक्तियां पूरी तरह संतुष्ट नहीं थीं। वे चीन में अधिक व्यापारिक रियायतें और दूतावास की स्थापना चाहते थे। दूसरा कारण है अफीम का निरंतर व्यापार। चीन ने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगाए रखा, लेकिन ब्रिटिश व्यापारी लगातार इसका अवैध व्यापार करते रहे। इससे चीनी समाज में अफीम की लत और सामाजिक पतन बढ़ता गया। ब्रिटिश इस व्यापार को कानूनी रूप से मान्यता दिलवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दबाव डाला। तीसरा कारण है राजनयिक घटनाएं। एरो घटना इस युद्ध का एक प्रमुख कारण थी। ब्रिटिश ध्वज वाले चीनी जहाज एरो को चीनी अधिकारियों ने ग्वांगझोउ में पकड़ा और उस पर तिरंगे को उतार दिया। ब्रिटेन ने इसे राजनयिक अपमान माना और इसका बदला लेने के लिए सेना भेज दी, जिसके कारण द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था। इसके अलावा फ्रांस ने भी इसमें हस्तक्षेप किया, जब चीनी अधिकारियों ने एक फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या कर दी। इसे फ्रांस ने अपना अपमान समझा और ब्रिटेन के साथ मिलकर युद्ध में शामिल हो गया। चौथा कारण है व्यापारिक और राजनयिक रियायतें। विदेशी शक्तियां चीन में अपना व्यापारिक दायरा बढ़ाना चाहती थी। वे चीन के साथ व्यापार करने के अतिरिक्त स्वतंत्रता और बीजिंग में राजनयिक मिशन स्थापित करने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन चीनी सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण तनाव बढ़ता गया। अब द्वितीय अफीम युद्ध के प्रमुख परिणामों पर नजर डाल लेते हैं। द्वितीय प्रमुख युद्ध के कौन कौन से परिणाम थे, आइए देखते हैं। पहला परिणाम है अन्यायपूर्ण संधियां और रियायतें। युद्ध के अंत में चीन को ब्रिटेन और फ्रांस के साथ 1858 में
टियानजिन संधि और बाद में 1860 में बीजिंग संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इन संधियों के तहत चीन को अतिरिक्त व्यापारिक बंदरगाह खोलने, विदेशियों को पूरे देश में यात्रा करने की अनुमति देने और मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर किया गया। द्वितीय अफीम युद्ध का दूसरा परिणाम है चीन की संप्रभुता का ह्रास। इन संधियों के बाद चीन की संप्रभुता और अधिक कमजोर हो गई। विदेशी शक्तियों ने चीनी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की और कूटनीतिक क्षेत्रों का विस्तार किया। बीजिंग को विदेशी शक्तियों के लिए खोल दिया गया और यहाँ दूतावास स्थापित करने की अनुमति दी गई। तीसरा परिणाम है आर्थिक शोषण और हानि। चीन को हर्जाना देना पड़ा जो उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ था। विदेशी व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार की सुविधाएं दी गईं, जिससे चीन के आर्थिक संसाधनों का शोषण बढ़ता गया। इसके अतिरिक्त विदेशी वस्त्र और औद्योगिक उत्पादों ने चीनी स्थानीय उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे कई पारंपरिक कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। द्वितीय अफीम युद्ध का चौथा परिणाम है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों और धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति से चीन में सांस्कृतिक और धार्मिक टकराव बढ़ा। पारंपरिक चीनी समाज इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान पर खतरे के रूप में देखता था। द्वितीय अफीम युद्ध का पांचवा परिणाम है किंग वंश की कमजोरी। द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप किंग वंश की स्थिति और कमजोर हो गई। उसे अपनी सीमाओं और संसाधनों पर नियंत्रण खोना पड़ा, जिससे विद्रोहों और आंतरिक समस्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। आइए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। द्वितीय अफीम युद्ध के कारण चीन को भारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हानि उठानी पड़ी। विदेशी शक्तियों ने चीन पर अपनी शर्तें थोपी और उसे कमजोर कर दिया। किंग वंश की स्थिति पहले से ही कमजोर थी और इस युद्ध ने उसकी शक्ति को और भी कम कर दिया। विदेशी शक्तियों के बढ़ते प्रभुत्व के कारण चीन की संप्रभुता खतरे में पड़ गई और समाज में व्यापक असंतोष फैल गया, जिसने बाद में चीनी राष्ट्रवादी आंदोलन और 1911 की क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है जापान के साथ विदेशी संधियों के प्रमुख प्रावधान क्या थे? जापान के साथ विदेशियों द्वारा की गई संधियों के प्रमुख प्रावधानों ने जापान के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के मध्य में जापान को पश्चिमी शक्तियों के दबाव में कई अन्यायपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इन संधियों ने जापान की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आइए इन संधियों और उनके प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जापान के साथ विदेशी संधियां और उनके प्रमुख प्रावधान। जापान के साथ विदेशी संधियों में पहली संधि थी कानागावा संधि। ये संधि कब हुई थी? 1854 में। कानागावा संधि, जिसे शांति और मित्रता संधि भी कहा जाता है, याद रखिएगा कि कानागावा संधि को शांति और मित्रता संधि भी कहा जाता है। 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच हुई थी। यह संधि जापान को दुनिया के लिए खोलने वाली पहली संधि थी और इसे अमेरिकी नौसेना कमांडर मैथ्यू पेरी के दबाव में किया गया था। इस संधि के तहत जापान ने अपने दो बंदरगाहों शिमोगा और हाकोडेटे को अमेरिकी जहाज़ों के लिए खोल दिया। इससे पहले जापान शकोकु नीति के तहत विदेशियों से संपर्क रखने से बचता था। जापान के साथ विदेशी संधियों में दूसरी संधि है हैरिस संधि। यह संधि 1858 में हुई थी। हैरिस संधि, जिसे ट्रेड एंड एमिटी संधि भी कहा जाता है, याद रखिएगा कि हैरिस संधि को ट्रेड एंड एमिटी संधि
कहा जाता है। 1858 में अमेरिकी काउंसलर टाउनसेंड हैरिस के द्वारा जापान के साथ की गई थी। यह संधि जापान के लिए और भी अधिक बाध्यकारी साबित हुई। इस संधि के तहत जापान को अतिरिक्त 5 बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोलना पड़ा, जिसमें योकोहामा, नागासाकी और नियोगाता शामिल थे। अगला है अन्य पश्चिमी शक्तियों के साथ संधियां। इन प्रारंभिक संधियों के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स और रूस जैसे अन्य पश्चिमी देशों ने भी जापान के साथ समान संधियां की। इन संधियों में भी लगभग वही प्रावधान थे जो हैरिस संधि में थे। जापान को अपने कई और बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोलना पड़ा। इसके साथ ही ये शक्तियां भी जापान में व्यापार करने के अधिकार और सुविधाएं प्राप्त करने लगीं। अन्य पश्चिमी देशों के नागरिकों के लिए भी न्यायिक छूट लागू की गई, जिससे जापान की कानूनी संप्रभुता कमजोर हुई। आइए अब देखते हैं कि जापान पर इन संधियों का प्रभाव कैसा पड़ा। चलिए देखते हैं। पहला प्रभाव है राष्ट्रीय असंतोष और टोकुगावा शोगुनेट का पतन। इन संधियों के कारण जापान के अंदरूनी समाज में गहरा असंतोष फैल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में सोनोजोई विदेशियों को बाहर करो, सम्राट का समर्थन करो आंदोलन ने गति पकड़ी और अंततः 1868 में टोकुगावा शोगुनेट का पतन हुआ, जिसे मीजी पुनर्स्थापन के रूप में जाना गया। दूसरा प्रभाव है मीजी पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण। टोकुगावा शोगुनेट के पतन के बाद जापान ने मीजी पुनर्स्थापन के तहत पश्चिमी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना में बड़े सुधार किए। जापान ने तेजी से औद्योगिकीकरण किया और एक सशक्त सेना का निर्माण किया ताकि वह विदेशी हस्तक्षेप का सामना कर सके। तीसरा प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती। मीजी सुधारों और सैन्य आधुनिकीकरण के बाद जापान ने अपनी स्थिति मजबूत की और 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस को हराकर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की। इस जीत ने जापान को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में मदद की और उसने अपनी खोई हुई संप्रभुता को पुनः प्राप्त कर लिया। चलिए अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। जापान के साथ विदेशी संधियों के प्रमुख प्रावधान अन्यायपूर्ण थे और उनका उद्देश्य जापान की संप्रभुता को कमजोर करना और अपने व्यापारिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित करना था। इन संधियों ने जापान को मजबूर किया कि वह अपनी प्राचीन नीतियों को त्याग कर आधुनिकता की राह पर चले। मीजी पुनर्स्थापन ने जापान को विदेशी शक्तियों से मुक्त कराने और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा प्रश्न देख लेते हैं। मीजी पुनरुद्धार या पुनर्स्थापन के दौरान जापान में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। मीजी पुनर्स्थापन के दौरान जापान ने अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में व्यापक और महत्वपूर्ण सुधार किए। यह एक ऐतिहासिक समय था जब जापान ने पश्चिमी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी पारंपरिक संरचनाओं को बदलने का निर्णय लिया। आइए इस पुनर्स्थापन के दौरान किए गए प्रमुख सुधारों का विस्तार से वर्णन करते हैं। मीजी पुनर्स्थापन के दौरान जापान में किए गए सुधारों में से पहला सुधार है राजनीतिक सुधार। पहला राजनीतिक सुधार है शोगुनेट का अंत। मीजी पुनर्स्थापन का सबसे महत्वपूर्ण कदम था टोकुगावा शोगुनेट का अंत। सम्राट मेइजी को फिर से सत्तारूढ़ किया गया और सामंती व्यवस्था का अंत किया गया। इसे अधिकार का पुनर्स्थापन भी कहा जाता है, जिसमें सम्राट को फिर से राजनीतिक केंद्र बना दिया गया।
दूसरा राजनीतिक सुधार है संविधान का निर्माण। 1889 में जापान ने पहला लिखित संविधान पेश किया, जिसे मीजी संविधान कहा जाता है। यह संविधान संवैधानिक मोनार्की की अवधारणा पर आधारित था और इसमें लोकतांत्रिक तत्वों को शामिल किया गया था। हालांकि असली शक्ति सम्राट और उसके मंत्रियों के हाथ में ही रही। जापान में किए गए सुधारों में दूसरा सुधार है आर्थिक सुधार। मीजी सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। सरकार ने भारी उद्योग जैसे कि कपड़ा, लोहे और इस्पात और मशीन निर्माण में निवेश किया। नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकारी उद्यमों का गठन किया गया। 1872 में जापान में पहला रेलवे लाइन खोला गया, जिसने परिवहन को आसान और तेज बना दिया। रेलवे के विकास ने व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। इसके अलावा जल मार्ग और सड़कों का भी विकास किया गया। तीसरा सुधार है सामाजिक सुधार। 1872 में जापान ने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली लागू की। इस प्रणाली के तहत सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। शिक्षा में विज्ञान, गणित और पश्चिमी भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। मीजी पुनर्स्थापन के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। हालांकि यह पूर्ण समानता नहीं थी, लेकिन महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के अवसर प्रदान किए गए। मीजी पुनर्स्थापन के दौरान जापान में किए गए चौथा सुधार है सांस्कृतिक सुधार। मीजी सरकार ने पश्चिमी संस्कृतियों और विचारधाराओं को अपनाने की नीति अपनाई। पश्चिमी कपड़े, भोजन, कला और संगीत जापान में लोकप्रिय हुए। मीजी युग के दौरान साहित्य, चित्रकला और संगीत में भी सुधार और विकसित हुआ। पश्चिमी और पारंपरिक कला शैलियों का मिश्रण हुआ, जिससे एक नई सांस्कृतिक पहचान बनी। पांचवा सुधार है सैन्य सुधार। मीजी सरकार ने सेना के संगठन में सुधार किया। 1873 में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की गई, जिससे एक पेशेवर और संगठित सेना का निर्माण हुआ। जापानी सेना ने पश्चिमी सैन्य तकनीकों और रणनीतियों को अपनाया। इससे जापान ने 1904 से 1905 के रूस-जापान युद्ध में विजय प्राप्त की और एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। छठा है विदेशी नीति में बदलाव। व्यापारिक समझ। मीजी युग के दौरान जापान ने विदेशी संधियों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया। इससे विदेशी नागरिकों के अधिकारों में कमी आई और जापान ने अपनी संप्रभुता को पुनः स्थापित किया। जापान ने धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाई। आइए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। मीजी पुनर्स्थापन ने जापान को एक पारंपरिक सामंती समाज से एक आधुनिक राष्ट्र में परिवर्तित करने का कार्य किया। इस प्रक्रिया में किए गए सुधारों ने जापान को औद्योगिक रूप से विकसित करने, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में मदद की। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न का पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, चीन में साम्राज्यवादी सहकारी नीति का क्या प्रभाव था? आइए देखते हैं चीन में साम्राज्यवादी सहकारी नीति का क्या क्या प्रभाव पड़ा। चीन में साम्राज्यवादी सहयोगी नीतियों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसने देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं को गहराई से प्रभावित किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी शक्तियों के विस्तार ने चीन के साथ विभिन्न प्रकार के समझौतों और नीतियों को जन्म दिया, जिनका प्रभाव दीर्घकालिक और व्यापक था। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चीन में साम्राज्यवादी सहकारी नीति के प्रभाव में पहला है साम्राज्यवादी नीतियों का उदय। साम्राज्यवादी नीतियों के उदय में पहला
प्रभाव है साम्राज्यवादी शक्तियों का आक्रमण। 19वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न यूरोपीय शक्तियों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान ने चीन में साम्राज्यवादी नीतियों के तहत हस्तक्षेप करना शुरू किया। दूसरा है अफीम युद्ध। 1839 में ब्रिटेन के साथ पहले अफीम युद्ध ने साम्राज्यवादी नीतियों को मजबूती प्रदान की। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन को कानागावा संधि और अन्य संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिन्होंने देश की संप्रभुता को हानि पहुंचाई। चीन में साम्राज्यवादी सहकारी नीति के प्रभाव में दूसरा प्रभाव है सामाजिक प्रभाव। पहला सामाजिक प्रभाव है धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। साम्राज्यवादी शक्तियों के आगमन के साथ चीन में पश्चिमी धर्मों, विशेष रूप से ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा सामाजिक प्रभाव है जातीय संघर्ष। साम्राज्यवादी नीतियों के तहत विभिन्न जातीय समूहों के बीच तनाव बढ़ गया। पश्चिमी शक्तियों द्वारा विशेष अधिकार और लाभ प्राप्त करने वाले समूहों ने पारंपरिक चीनी समाज में असंतोष और विद्रोह को जन्म दिया। सहकारी नीति का चीन में चौथा प्रभाव है राजनीतिक प्रभाव। साम्राज्यवादी नीतियों ने चीन की संप्रभुता को हानि पहुंचाई। विदेशी शक्तियों के साथ विभिन्न संधियों ने चीन को कई क्षेत्रों में नियंत्रण से वंचित कर दिया। साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप चीन में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। विद्रोहों और अशांति का दौर शुरू हुआ, जैसे ताइपिंग विद्रोह और बॉक्सर विद्रोह, जो साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया थे। अगला है विभाजन और राष्ट्रीयता की भावना। साम्राज्यवादी नीतियों ने चीन में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। चीन के नागरिकों ने अपनी संप्रभुता की बहाली के लिए संघर्ष शुरू किया। 1911 में चीन गणराज्य की स्थापना का एक प्रमुख कारण साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ जनता की असहमति थी। यह परिवर्तन चीन के लिए एक नई राजनीतिक और सामाजिक दिशा को इंगित करता है। छठवां प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। साम्राज्यवादी नीतियों के चलते चीन के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जटिल हो गए। विभिन्न शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और दबाव ने चीन को एक अस्थिर स्थिति में डाल दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों के दबाव ने चीन के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित किया। आइए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। चीन में साम्राज्यवादी सहयोगी नीतियों का प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक था। इन नीतियों ने न केवल देश की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, कोरियाई प्रश्न और चीन जापान युद्ध के बीच का संबंध बताइए। कोरियाई और चीन और जापान के युद्ध के बीच क्या संबंध था, आइए देखते हैं। कोरिया प्रश्न और चीन जापान युद्ध के बीच का संबंध एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषय है, जो न केवल एशियाई राजनीति के विकास को प्रभावित करता है, बल्कि साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच संघर्षों और प्रतिस्पर्धाओं को भी उजागर करता है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कोरिया का राजनीतिक संदर्भ। कोरिया का पहला राजनीतिक संदर्भ है कोरिया का साम्राज्यवादी दबाव। 19वीं शताब्दी के अंत में कोरिया एक कमजोर साम्राज्य था, जो अपने भीतर राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी शक्तियों के दबाव का सामना कर रहा था। दूसरा है चीन की भूमिका। कोरिया लंबे समय से चीन के प्रभाव में था और उसे छोटा भाई माना जाता था। चीन ने कोरिया में अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए कोरियाई दरबार पर प्रभाव डाला। दूसरा है जापान का उदय और साम्राज्यवादी नीतियाँ। चलिए जापान का उदय और साम्राज्यवादी नीतियों में पहला देख लेते हैं मीजी पुनर्स्थापन। 1868 में मीजी पुनर्स्थापन के बाद जापान ने तेजी से औद्योगिकरण और सैन्य सुधार किए। इसने जापान को पश्चिमी शक्तियों के समान एक मजबूत शक्ति बना दिया। दूसरा है कोरिया में रुचि। जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य में शामिल करने की इच्छा जताई।
इसका मुख्य कारण कोरिया की भू राजनीतिक स्थिति थी, जो उसे चीन के खिलाफ एक रणनीतिक स्थिति प्रदान करती थी। अगला संबंध है कोरिया में विद्रोह और जापान का हस्तक्षेप। पहला है ग्योक्सियोन विद्रोह 1894। कोरिया में सामाजिक और आर्थिक असंतोष के कारण ग्योक्सियोन विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों ने कोरियाई दरबार और विदेशी शक्तियों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह ने कोरिया में विदेशी हस्तक्षेप की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट किया। दूसरा है जापान का सैन्य हस्तक्षेप। कोरियाई सरकार ने विद्रोह को नियंत्रित करने में असमर्थता दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप जापान ने कोरिया में सैन्य बल भेजा। यह कदम जापान के लिए कोरिया पर नियंत्रण स्थापित करने का एक अवसर था। चलिए अब देख लेते हैं चीन और जापान युद्ध। पहला है युद्ध की शुरुआत। 1 अगस्त 1894 को जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध का मुख्य कारण कोरिया पर नियंत्रण और राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करना था। जापान ने कोरिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन के साथ युद्ध किया, जिससे उसे कोरिया की स्वतंत्रता का समर्थन प्राप्त हुआ। दूसरा है युद्ध के प्रमुख संघर्ष। इस युद्ध में जापान ने कई महत्वपूर्ण जीत प्राप्त की, जैसे कि पायांग चांग, ग्वांगजू और दलियान की लड़ाई। यह युद्ध जापान की सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया। आइए अब कोरिया और चीन जापान के युद्ध के बीच का संबंध और परिणाम देखते हैं। पहला है परिणाम, शांति संधि। 17 अप्रैल 1895 को साइन फोंग संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें चीन ने कोरिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी और ताइवान और पेनहुल द्वीप समूह को जापान को सौंप दिया। यह संधि जापान के साम्राज्यवादी उदय की पुष्टि करती है। दूसरा परिणाम है कोरिया की स्थिति। कोरिया ने आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन यह जापान के प्रभाव में आ गया। 1910 में जापान ने कोरिया को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, जिससे कोरिया में जापानी साम्राज्य का स्थापना हुआ। तीसरा परिणाम है चीन की कमजोरी। चीन की हार ने उसे एशियाई राजनीति में कमजोर कर दिया और पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव को बढ़ा दिया। यह युद्ध चीन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने अंततः 1911 में साम्राज्यवादी शासन के अंत की ओर अग्रसर किया। चलिए अब कोरियाई और चीन जापान युद्ध के बीच संबंध और उसके प्रभाव परिणाम के बाद अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। कोरियाई और चीन जापान युद्ध के बीच का संबंध एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जिसने एशियाई राजनीति और साम्राज्यवादी संघर्षों को नया मोड़ दिया। यह युद्ध न केवल जापान के साम्राज्यवादी उदय को दर्शाता है, बल्कि यह चीन की कमजोर स्थिति और कोरिया की राजनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न का अब सबसे लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न 7वां है। खुले दरवाजे की नीति के प्रति अमेरिकी रवैये का वर्णन करें। खुले दरवाजे की नीति, ओपन डोर पॉलिसी, अमेरिका की एक महत्वपूर्ण विदेशी नीति थी, जिसका उद्देश्य चीन में समान व्यापार अवसरों को सुनिश्चित करना था। यह नीति 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चीन की बाजारों में अमेरिकी व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अमेरिका का इस नीति के प्रति रुख कई कारकों से प्रभावित था, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला कारक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहला है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। 19वीं शताब्दी के अंत में चीन में विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रूस का विस्तार हो रहा था। ये शक्तियां चीन में अपने अपने विशेष क्षेत्रों में व्यापारिक हितों का लाभ उठाना चाहती थी, जिससे चीन की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा रहा था। दूसरा कारक है अमेरिका की स्थिति। अमेरिका ने चीन में अपनी व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। हालांकि अमेरिका ने साम्राज्यवादी गतिविधियों में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन उसने चीन में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए एक ऐसी नीति की आवश्यकता महसूस की जो सभी विदेशी शक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान करे। चलिए अब देख लेते हैं खुले दरवाजे की नीति का उद्घाटन। अमेरिका में खुले दरवाजे की नीति का उद्घाटन किस प्रकार हुआ, किसके द्वारा हुआ, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं जॉन हे का पत्र। 1899 में अमेरिकी सचिव जॉन हे ने खुले दरवाजे की नीति की घोषणा की, जिसमें उन्होंने सभी देशों से अनुरोध किया कि वे चीन के बाजार में समान व्यापारिक अवसरों का सम्मान करें और चीन के खिलाफ किसी भी तरह की साम्राज्यवादी नीतियों से बचें। आगे है समान अवसरों का महत्व। अमेरिका का मानना था कि खुले दरवाजे की नीति से चीन में समान व्यापारिक अवसरों का निर्माण होगा, जिससे व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसी एक देश का वर्चस्व नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण में पहला है व्यापारिक हित। अमेरिका के लिए चीन एक बड़ा बाजार था जो औद्योगिक वस्त्रों और कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण था। खुले दरवाजे की नीति ने अमेरिकी व्यवसायों को चीन के बाजार में प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर प्रदान किया। दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण है व्यापार संतुलन। अमेरिका ने समझा कि यदि अन्य शक्तियां चीन के व्यापार पर नियंत्रण रखती हैं तो यह अमेरिका के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए खुला दरवाजा सुनिश्चित करने से अमेरिकी व्यापार को लाभ होगा। अगला है राजनीतिक दृष्टिकोण। अमेरिका का मानना था कि खुले दरवाजे की नीति चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में मदद करेगी। इससे चीनी जनता को भी साम्राज्यवादी दखलंदाजी से सुरक्षा मिलेगी। चलिए अब देख लेते हैं खुले दरवाजे की नीति के परिणाम क्या थे। पहला परिणाम है चीन में व्यापारिक विस्तार। अमेरिका ने इस नीति के माध्यम से चीन में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया, जिससे अमेरिका का चीनी बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान बना। दूसरा परिणाम है बॉक्सर्स विद्रोह। इस नीति के कारण अमेरिका को चीन में सामाजिक और राजनीतिक अशांति का सामना करना पड़ा। बॉक्सर्स विद्रोह के दौरान अमेरिका ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप किया, जो खुली दरवाजे की नीति के तहत आया। तीसरा परिणाम है विज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान। खुले दरवाजे की नीति ने विज्ञान, तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी एक मंच प्रदान किया, जिससे अमेरिका और चीन के बीच की समझदारी और सहयोग बढ़ा। अभी हमने अमेरिका के खुले दरवाजे की नीति के बारे में पढ़ा। चलिए अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अमेरिका की खुले दरवाजे की नीति एक महत्वपूर्ण रणनीति थी, जिससे न केवल अमेरिकी व्यापारिक हितों की रक्षा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नीति चीन में समान व्यापारिक अवसरों के निर्माण, साम्राज्यवाद का विरोध और विश्व शांति के लिए एक दिशा प्रदान करने का प्रयास थी। फ्रेंड्स, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं अगले वीडियो में लाऊंगी, जिसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के आंसर्स को देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह सॉल्व्ड मॉडल पेपर आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा
और आपको अपनी तैयारी में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और MA लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।